नमस्कार दोस्तों, मैं अमन एक बार फिर से आप सभी लोगों का ई लर्निंग विद दुर्गेश पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज नाग पंचमी का त्यौहार है। आप सभी लोगों को नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, कल की क्लास जो थी वह संविधान संशोधन की थी। उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग संविधान संशोधन का पार्ट 2 देखेंगे। दोस्तों, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पहलू हैं, कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन्हें संविधान संशोधन से संबंधित हमें जानना आवश्यक है। तो दोस्तों, आइए उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करते हैं जो संविधान संशोधन से संबंधित है। तो दोस्तों, पहली बात आपको बता दें, संविधान संशोधन की प्रमुख जो पहली बात है वह यह है कि संविधान संशोधन जो विधेयक होता है वह संसद के किसी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है। क्या किया जाता है? पुनः स्थापित। पुनः स्थापित पूरा स्थापित करने का तात्पर्य यह है कि यह किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो पहला पॉइंट क्या है? संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी पहले पूरा स्थापित किया जा सकता है। एक चीज़ और दूसरी चीज़ ध्यान रखिएगा, 24वां संविधान संशोधन 1971 जो बना था, पारित हुआ था, 24वां संविधान संशोधन 1971, इसमें क्या प्रावधान किया गया था? दोस्तों, आपको बता दें, इसमें यह प्रावधान किया गया था 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा कि संविधान संशोधन विधेयक जो होगा, यदि दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति ऐसे विधेयक पर अपनी अनुमति देने के लिए, उस पर हस्ताक्षर करने के लिए पूरी तरह से बाध्य हैं। दोस्तों, इस संविधान संशोधन के तहत ये चीज़ जोड़ी गई अनुच्छेद 368 में। क्या बात जोड़ी गई कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता, वो उस पर अपनी स्वीकृति देने के लिए, हस्ताक्षर करने के लिए वह बाध्य है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। ये 24वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। उसके बाद ये हुई दूसरी बात। आइए हम तीसरी प्रमुख बात इसकी देखते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, संविधान संशोधन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जिस पे संसद के दोनों सदनों के पास समान अधिकार है। मतलब न तो इसमें पावरफुल ज़्यादा राज्यसभा है और न ही लोकसभा, दोनों के पास समान पावर है, समान शक्ति है। इसलिए दोनों सदनों की सहमति के पश्चात ही संविधान में किसी प्रकार का संशोधन हो सकता है। यदि एक सदन असहमत है, एक सदन सहमत है, तो यह कतई ऐसा नहीं होगा कि वह विधेयक पारित हो जाए। तो दोस्तों, याद रखिएगा, संविधान संशोधन से संबंधित जितने भी विधेयक होते हैं, दोनों सदनों के पास समान अधिकार है। जैसा कि अभी ऊपर हम लोगों ने देखा कि इसे लोकसभा या राज्यसभा में किसी में भी पहले पूरा स्थापित किया जा सकता है। दोस्तों, एक बात ये हुई, तीसरी बात, कि ये इसमें दोनों के पास समान अधिकार है। अब चौथी बात देखिए, ये सब इसके प्रमुख बिंदु हैं संविधान संशोधन के, या आप कह सकते हैं प्रमुख लक्षण, प्रमुख गुण जो हैं, ये सब हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। आइए एक और महत्वपूर्ण बात जानते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि संसद के किसी साधारण विधेयक पर जब मतभेद उत्पन्न होता है तो राष्ट्रपति चाहे तो अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। लेकिन ध्यान रहे, संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों का संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान संविधान में नहीं है, इसलिए राष्ट्रपति ऐसा बैठक नहीं बुला सकता। अर्थात अनुच्छेद 108 के तहत संविधान संशोधन के संदर्भ में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कभी भी बुलाई नहीं जा सकती, क्योंकि संविधान में इस प्रकार का प्रावधान नहीं है। ऐसा केवल साधारण बहुमत के आधार पर ही प्रावधान है। तो ये तीसरी बात है, संयुक्त बैठक नहीं, अनुच्छेद 108 के तहत होती है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, संयुक्त बैठक नहीं। ये हुई इसकी चौथी प्रमुख बात। आइए अब हम पांचवी देखते हैं। दोस्तों, एक चीज़ आप लोग जानते हैं कि संविधान संशोधन
जो होता है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, पिछली क्लास में हम लोग चर्चा किए थे कि उसमें 2 प्रकार का होता है 368 के अंतर्गत, एक विशेष बहुमत द्वारा, दूसरा विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के विधानमंडल की अनुमोदन की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो आधे राज्य के विधानमंडल के अनुमोदन की आवश्यकता होती है, जब यह प्रस्ताव राज्य विधानमंडल के पास जाता है तो वह विधानमंडल अनुमोदन कितने दिन में देगा, इसका जिक्र संविधान में कहीं भी नहीं है। दोस्तों इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि जो अनुमोदन की आवश्यकता होती है संविधान संशोधन में, जो विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के विधानमंडल की अनुमोदन की आवश्यकता होती है, वह अनुमोदन जो राज्य विधानमंडल होगा वह कितने दिन में देगा, इस समय अवधि की कोई भी निर्धारण संविधान में नहीं है। दोस्तों तो संविधान में इसका कोई भी जिक्र नहीं है कि कितने दिन में इसे वापस करना है। तो आप लोग यह भी याद रखिएगा कि इसका कोई प्रावधान संविधान में नहीं है। ये हुई 5वीं बात। आइए अब हम और कुछ प्रमुख बातों को देखते हैं। दोस्तों एक और प्रमुख बात आप लोग ध्यान रखिएगा, किसी साधारण विधेयक को राष्ट्रपति एक बार के लिए पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन अनुच्छेद 368 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। ये 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा जोड़ा गया था, इस पर अभी हम लोग चर्चा किए। और एक प्रमुख बात ध्यान रखिएगा, संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों से पारित होना आवश्यक है, अन्यथा वह विधेयक समाप्त हो जाएगा। जैसा कि हम लोग अभी पीछे पढ़े कि दोनों सदनों के पास समान अधिकार है, अर्थात एक सदन यदि पारित कर देता है और दूसरा सदन यदि असहमति हो जाता है उस संशोधन से, तो वह संविधान संशोधन वहीं पे समाप्त हो जाता है। अन्यथा यदि उसे पारित करना है तो दोनों सदनों के द्वारा उसे पारित करना होगा, तभी वह संविधान संशोधन विधेयक अधिनियम बन पाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों आपको एक चीज़ और जानकारी के लिए मैं बता दूं, वे सभी प्रस्ताव जिस पर संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, उस पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संसद का संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकता। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर विशेष बहुमत की बात आती है वहाँ पर जो है संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति नहीं बुला सकता, ऐसा प्रावधान संविधान में नहीं है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद और देखिए, आप लोग पेन और अपना नोट्स ये सब लेकर उसको लिखते चलिएगा। ये सब जो पॉइंट्स हैं बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं दोस्तों, कभी कई परीक्षाओं में पूछ देता है और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पूरा संविधान संशोधन पढ़ डालते हैं, लेकिन इस प्रकार की समस्या आती रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों को जानते हैं। दोस्तों आप सभी चीज़ों को लिखते चलिएगा, क्योंकि सभी चीज़ें यहाँ पर लिखना संभव नहीं है, इसलिए मैं बोल के आराम से आपको बता रहा हूँ। आप ध्यान से उसे सुने, लिखें, उसके बाद फिर उसे पढ़ें। यकीन करिए आपको वो चीज़ कभी नहीं भूलेगी। तो दोस्तों आइए कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों को जानते हैं। अब जो मैं बात बताने जा रहा हूँ उसको बहुत गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों यदि कोई भी विधेयक लोकसभा में पूरे स्थापित अर्थात लाया जाता है या पेश किया जाता है, यदि कोई विधेयक लोकसभा में पूरे स्थापित किया गया और लोकसभा द्वारा पारित करके उसे राज्यसभा में भेज दिया गया, लेकिन राज्यसभा उसे पारित करे उससे पहले ही लोकसभा का विघटन हो जाता है, तो उसके साथ विधेयक भी समाप्त हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, कोई विधेयक पहले लोकसभा में आया, उसके बाद लोकसभा से पारित करने के बाद उसे राज्यसभा में भेज दिया गया, राज्यसभा अभी पारित नहीं की है, उसके पहले ही लोकसभा का विघटन हो जाता है, तो वह विधेयक उस लोकसभा के विघटन के साथ दोस्तों समाप्त हो जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इसका जस्ट अपोजिट देखिए, यदि कोई विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित किया गया और लोकसभा में भेजा गया, लोकसभा उसे पारित करे उससे पहले लोकसभा का विघटन हो जाता है, तो वह विधेयक समाप्त नहीं होता, फिर जब नई लोकसभा आएगी तब उसके सामने रखा जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ, एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, यदि कोई विधेयक राज्यसभा में पहले आया, राज्यसभा ने उसे पारित कर दिया, उसके बाद लोकसभा में भेजा, लोकसभा उसे पारित करे उससे पहले ही लोकसभा का विघटन हो जाता है। ठीक, लोकसभा का विघटन हो जाता है,
तो ऐसा नहीं है कि वह विधेयक भी समाप्त हो जाएगा, वह विधेयक बना रहेगा। जब नई लोकसभा का गठन होगा तब उस विधेयक को उस सभा में अर्थात लोकसभा में रखा जाएगा। तब यदि लोकसभा पारित करती है तो विधेयक पारित माना जाएगा दोनों सदनों से, यदि नहीं पारित करती तो समाप्त हो जाएगा। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये दो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है, बहुत कम लोग इस चीज़ को ध्यान देते हैं। अगली पॉइंट क्या है, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत हुए संविधान संशोधन को ही संविधान संशोधन के रूप में गिना जाता है। ये बात मैंने कल बताई थी कि संविधान संशोधन की जो काउंटिंग होती है वह अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो संशोधन होते हैं उन्हीं की काउंटिंग होती है कि पहला संशोधन, दूसरा संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 42वां संशोधन, ये सब जो काउंटिंग होती है वह अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के विधानमंडल के अनुमोदन की आवश्यकता होती है, वही जो संशोधन होते हैं उन्हीं की संविधान में काउंटिंग होती है, अन्य किसी की काउंटिंग नहीं होती। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। आइए अब हम कुछ आगे देखते हैं। एक और बात आपको जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों। आप लोग जानते हैं कि संविधान का जब हम लोग अनुच्छेद पढ़ते हैं तो अनुच्छेद 2 का ए, उसके बाद अनुच्छेद 13 का 1, तो ये सब जो उपखंड होते हैं ABCD क ख ग घ आदि जो जुड़े रहते हैं, आप लोगों को बता दें कि हमेशा ध्यान रखिएगा जहाँ पर भी ABCD क ख ग घ ये सब मिले, किसी मतलब एक तरह से किसी अनुच्छेद के उपखंड हैं, ये सब धाराएं हैं, यदि ये सब आपको मिले तो आप लोग तुरंत समझ जाइए कि यह मूल संविधान के अंग में नहीं थे, इन्हें बाद में संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। ये मैं आपको जानकारी के लिए बता दिया। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला जो पॉइंट है वह है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। आइए अब हम इसकी प्रक्रिया के बारे में देखते हैं कि संविधान संशोधन करने के लिए किन किन चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। एक सिंपल सा एक संक्षिप्त परिचय इसके बारे में करते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि आप लोग जानते हैं, पिछली कक्षा में मैं कई बार बताया हूँ कि भारतीय संविधान में संशोधन 3 तरह से होता है। साधारण विधेयक द्वारा संशोधन, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के अनुमोदन के द्वारा संशोधन। तो दोस्तों आइए एक एक को पढ़ते हैं कि किस चरण से कौन होकर गुजरता है। आपको बता दें, पहला हम लोग पढ़ते हैं साधारण बहुमत द्वारा संशोधन या सामान्य बहुमत द्वारा संशोधन। सामान्य बहुमत द्वारा संशोधन, पहले इसको आप लोग ध्यान से समझिए। साधारण बहुमत द्वारा जो संशोधन होता है, पहली बात तो वो किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा में आएगा चाहे राज्यसभा में आएगा। जिस सदन में आएगा उस सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले कुल सदस्यों के साधारण बहुमत से उसे पारित करना होगा। उसे पारित करने के बाद दूसरे सदन में भेजना होगा। यदि लोकसभा में आया है तो राज्यसभा में भेजा जाएगा, यदि राज्यसभा में आया है तो लोकसभा में भेजा जाएगा। दूसरा सदन भी क्या करेगा, अपने उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित करेगा। जब दोनों सदनों से ये पारित हो गया तब तो ठीक है। यदि मान लीजिए कोई सदन नहीं पारित किया तो विधेयक समाप्त हो सकता है, अन्यथा उसे अनुच्छेद 108 के तहत जो है बैठक आप नहीं बुलाई जा सकती, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो दोस्तों याद रहे कि उसे दूसरे सदन में भेजने के बाद जब दूसरा सदन में पारित कर देगा, अर्थात जब दोनों सदनों से पारित हो जाएगा तब यह विधेयक कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास। और आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है, और राष्ट्रपति जैसे ही उस पर हस्ताक्षर करेगा वह विधेयक एक्ट अर्थात अधिनियम बन जाएगा, और संसद जो संशोधन करना चाहती थी वह संशोधन पूरी तरह से पूर्ण हो जाएगा। दोस्तों इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये साधारण बहुमत वाली प्रक्रिया है। अब हम समझते हैं दूसरा विशेष बहुमत वाली प्रक्रिया। कौन सा? विशेष बहुमत के द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई जाती है संविधान संशोधन के संदर्भ में। कौन कौन सी चीज़ विशेष बहुमत से संशोधन होती है, कौन कौन सी विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के विधानमंडल के अनुमोदन से होती है, कौन साधारण बहुमत से होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पिछली क्लास में चर्चा किए थे। जो लोग इस क्लास में नए हैं कृपया करके इसके पहले वाले वीडियो को जाकर देखें। प्लेलिस्ट में सभी वीडियो क्रम से पड़े हुए हैं, आप सभी वीडियो ध्यान से देखिए, क्रम से देखिए। तो दोस्तों दूसरा है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत के द्वारा कैसे होता है सुनिए ध्यान से। पहली बात तो विशेष बहुमत द्वारा संशोधन जो होता है
वो किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, चाहे लोकसभा में वो पहले आए चाहे राज्यसभा में आए, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों के पास समान अधिकार है। तो पहली बात तो किसी भी सदन में आ गया। उसके बाद उस सदन में कुल उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से उसे पारित करना पड़ेगा। 2/3 बहुमत से पारित करना पड़ेगा। और वो जो बहुमत आएगा, 2/3 बहुमत से जो पारित किया जाएगा, जो संख्या आएगी वह कुल सदनों के साधारण बहुमत होनी चाहिए। अर्थात वह कुल सदन के कुल सदस्य संख्या का साधारण बहुमत होना आवश्यक है। इसका अर्थ समझिए। मान लीजिए सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले कुछ सदस्य हैं, उन्होंने उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पहले पारित किया। कोई संख्या आएगी, वह संख्या जो होगी सदन के कुल सदस्यों के साधारण बहुमत वाली संख्या होनी चाहिए। सदन के कुल सदस्य संख्या का साधारण बहुमत होना आवश्यक है। यदि वह है 2/3 पारित करने के बाद वह संख्या साधारण बहुमत है सदन के कुल सदस्य संख्या का, तो उसे क्या किया जाएगा, उस सदन से पारित कर दिया जाएगा। फिर उसे दूसरे सदन में भेजा जाएगा। यदि लोकसभा में आया है तो राज्यसभा में भेजा जाएगा, राज्यसभा में पहले आया है तो लोकसभा में भेजा जाएगा। फिर दूसरा सदन भी क्या करेगा, अपने 2/3 बहुमत से पारित करेगा। उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित करेगा। फिर जो संख्या पारित करने वाली होगी वह सदन के कुल सदस्य संख्या का साधारण बहुमत होना आवश्यक है। यदि वो दोनों चीज़ें कंप्लीट हैं, दोनों शर्तें कंप्लीट हैं, तो वह दूसरे सदन से भी कंप्लीट माना जाएगा। अर्थात दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा वो पारित हो जाएगा। जब पारित हो गया फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा। वही प्रक्रिया, राष्ट्रपति क्या करेगा, उस पर अपना हस्ताक्षर करेगा और जैसे ही हस्ताक्षर करेगा वह विधेयक पूरी तरह से अधिनियम का रूप ले लेगा दोस्तों, और वह संशोधन हो जाएगा जो संसद चाहती थी। ये हुई विशेष बहुमत द्वारा। अब तीसरा जो है उसको समझिए। तीसरा जो है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के विधानमंडल के साधारण बहुमत से अनुमोदन। तीसरा समझिए, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य के विधानमंडल के साधारण या सामान्य बहुमत से अनुमोदन। अब इसको समझिए। मान लो किसी भी सदन में इस प्रकार का विधेयक आया जिसमें इस संशोधन की आवश्यकता है, तीसरे विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के विधानमंडल के साधारण बहुमत से अनुमोदन की आवश्यकता है। मान लो किसी भी सदन में इसे भी लाया जा सकता है। किसी भी सदन में सर्वप्रथम जिस सदन में ये लाया जाएगा उस सदन के 2/3 बहुमत से पारित किया जाएगा, और 2/3 वाला जो आंकड़ा आएगा उस संसद के कुल सदस्य, जिस सदन में लाया जाएगा उस सदन की कुल सदस्य संख्या का साधारण बहुमत होना आवश्यक है। इस बात को मैं बार बार दोहरा रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। तो ध्यान से सुनिए। पहली बात तो उस सदन के विशेष बहुमत द्वारा उसे पारित किया जाएगा। फिर उसके बाद दूसरे सदन में भेजा जाएगा। दूसरे सदन में भी उसी विशेष बहुमत के द्वारा उसी प्रक्रिया को अपनाकर उसे भी पारित किया जाएगा। जब दोनों सदनों से पारित हो जाएगा तब इसे सभी राज्यों के पास भेजा जाएगा। देश में जितने भी राज्य हैं सबके पास भेजा जाएगा। फिर उस राज्य के विधानमंडल मतलब क्या होता है, देखिए आप लोग, ये विधानमंडल है। विधानमंडल जैसे हमारे यहाँ संसद है वैसे राज्य की संसद एक तरह से आप कह सकते हैं, यह राज्य की संसद है, ठीक है। इस विधानमंडल के कितने अंग हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं या 2 हो सकते हैं। कैसे? पहली बात तो विधानसभा होगी, एक विधानसभा, उसके बाद एक होगी विधान परिषद। आप लोग जानते हैं विधान परिषद हो गया। उसके बाद ये तीसरा क्या होगा, राज्यपाल होगा। जैसे केंद्र में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होता है वैसे राज्य विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल होता है। 3 अंग हो गए। लेकिन ध्यान रहेगा, ये जो विधान परिषद वाली बात है, ये विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है। कुछ ही 6-7 ऐसे राज्य हैं, उसके बारे में जब हम लोग विधान मंडल पढ़ेंगे तब वहाँ पे बताऊंगा कौन कौन से राज्य हैं, कब उनका गठन किया गया था, कब इनका सृजन किया गया था, कब इनको
मतलब कौन कौन से राज्य अब चाहते हैं कि हमारे यहाँ विधान परिषद हो। तो दोस्तों इसके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतना समझिए कि विधानमंडल के 3 अंग होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। और विधान परिषद जो है वो सभी राज्यों में नहीं है, पूरे देश में सभी राज्यों में नहीं है, ये कुछ राज्यों में है। अर्थात अन्य सभी राज्यों में क्या क्या है, विधानसभा तो अनिवार्य है, उसके बाद राज्यपाल, 2 चीज़ें तो प्रमुख रूप से हैं। विधान परिषद कहीं कहीं पे है, हर राज्य में नहीं है। तो कहीं पे विधानमंडल जो है विधानसभा और विधान परिषद राज्यपाल से मिलकर बनती है, कहीं पे विधानमंडल विधानसभा और केवल राज्यपाल से मिलकर बनती है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए संसद में कोई संविधान संशोधन विधेयक आया, उसके बाद इसमें आधे राज्यों के विधानमंडल के अनुमोदन की भी आवश्यकता है। तो वह क्या करेगा, संसद दोनों सदनों से पहले विशेष बहुमत के द्वारा पारित करेंगे। पारित करने के बाद उसे सभी राज्यों में भेज दिया जाएगा। सभी राज्य क्या करेंगे, अपने विधानमंडल में उसी प्रस्ताव को रखेंगे। यदि वहाँ पे एक ही सदन है तो विधानसभा में रखा जाएगा, यदि विधान परिषद भी है तो विधानसभा और विधान परिषद दोनों में रखा जाएगा। फिर उस विधानमंडल की, उस राज्य की विधानमंडल क्या करेगी, उसे साधारण बहुमत से पारित करेगी। यदि पारित कर लेती है तब पर भी, नहीं पारित कर पाती तब पर भी अपना अनुमोदन किसके पास भी भेजेगी, राष्ट्रपति के पास भेजेगी। यदि अनुमोदन स्वीकार कर लेते हैं कितने, देश के आधे राज्य से तात्पर्य आधे राज्य के विधानमंडल उसे साधारण बहुमत से पारित करके अनुमोदन अपना भेज देते हैं केंद्र के पास, ठीक है, राष्ट्रपति के पास। तो वह विधेयक जो है वो संशोधन माना जाएगा। यदि मान लो 14 राज्यों ने, अर्थात देश के राज्यों के आधी जो राज्य हैं वे ऐसा नहीं कर पाते, ऐसा नहीं करते कि साधारण बहुमत से अनुमोदन को स्वीकार करें। यदि स्वीकार नहीं करते तो वह विधेयक वहीं पर समाप्त हो जाएगा। और यदि वह विधेयक यदि साधारण बहुमत के आधार पर भेजते हैं, ठीक है, विधानमंडल राज्य के संबंधित राज्य के विधानमंडल भेजते हैं तो और विशेष बहुमत से पहले पारित हो चुका है संसद में, तो वह विधेयक क्या हो जाएगा, पूरी तरह से संशोधन माना जाएगा। दोस्तों इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और जब राष्ट्रपति के पास इसका अनुमोदन आ जाएगा उसके बाद राष्ट्रपति अपना इस पर हस्ताक्षर करेगा, और जैसे ही हस्ताक्षर करेगा वह विधेयक अधिनियम का रूप ले लेगा और संविधान में संशोधन माना जाएगा। दोस्तों इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये तीनों संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया थी उसके बारे में हम लोगों ने जाना कि साधारण बहुमत द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, विशेष बहुमत द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के अनुमोदन, जो विधानमंडल के साधारण बहुमत से अनुमोदन होता है, उसके द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। दोस्तों एक प्रश्न आता है, क्या संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? तो दोस्तों इसके बारे में आइए हम लोग कुछ देखते हैं। दोस्तों आप लोगों को याद होगा 99वां संविधान संशोधन, 99वें संविधान संशोधन 2015 भाजपा की मोदी सरकार में ये संशोधन आया था, आप लोगों को याद होगा 99वां संविधान संशोधन 2015। दोस्तों इसकी सबसे खास बात यह है कि संविधान संशोधन तो कर दिया गया था, लेकिन पूरे संवैधानिक इतिहास में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय ने इस पूरे के पूरे संविधान संशोधन को क्या कर दिया गया, असंवैधानिक घोषित करके इसे शून्य घोषित कर दिया। इसे क्या घोषित कर दिया, शून्य, पूरी तरह से खत्म कर दिया। इसको पूरी तरह से संविधान संशोधन को खत्म कर दिया। कौन, सर्वोच्च न्यायालय ने। और पूरे इतिहास में, संवैधानिक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि पूरे संविधान संशोधन को न्यायालय ने रद्द किया हो। और 99वें संविधान संशोधन क्या था, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करना था। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, इसी की स्थापना करना था कि जजों की नियुक्ति किस प्रकार से होगी। इसी से संबंधित ये विधेयक था संविधान संशोधन का। इसे पारित भी किया गया, लेकिन इसका न्यायिक पुनर्विलोकन करके, जुडिशियल रिव्यू करके संविधान संशोधन को, इस 99वें संविधान संशोधन को न्यायालय ने पूरे संविधान संशोधन को खत्म कर दिया, शून्य घोषित कर दिया या समाप्त कर दिया। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13(4) जो है, जो विधि शब्द को परिभाषित करती है, और अनुच्छेद 13(4) अर्थात अनुच्छेद 13 की धारा 4
मूल संविधान में नहीं थी, बल्कि इसे इंदिरा गांधी सरकार 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में जोड़ा था। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि जैसा कि हम बताए थे, जिसमें राष्ट्रपति को अनुमति देने के लिए बाध्य कर दिया गया था संविधान संशोधन विधेयक पर। दोस्तों, भारत सरकार 99वां संविधान संशोधन विधेयक विधि शब्द के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए इसे चुनौती नहीं दी जा सकती, ऐसा भारत सरकार ने कहा था। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने थी वह क्या कहा कि यदि आधारभूत संरचना का उल्लंघन करता है तो उसे चुनौती दी जा सकती है। भारत सरकार ने कहा था, क्या कहा था कि 99वां संविधान संशोधन जो है, जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित है, उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन न्यायालय ने कहा कि जो संविधान के मूल ढांचे से संबंधित होगा उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती थी और उसका हम न्यायिक पुनर्विलोकन करेंगे। यदि उसे संविधान से छेड़छाड़ या मूलभूत ढांचे से छेड़छाड़ मानेंगे तो उसे पूरी तरह से हम शून्य घोषित कर देंगे। दोस्तों, अब आपके मन में प्रश्न होगा कि संविधान संशोधन जो होता है उसकी जांच न्यायालय करती है, और यदि मूलभूत ढांचे आधारभूत संरचना को यदि पाती है उसका उल्लंघन तो उसे निरस्त कर देती है। आपके मन में प्रश्न होगा कि आधारभूत संरचना या मूलभूत ढांचा क्या है। तो दोस्तों, विभिन्न निर्णय में जो है न्यायालय ने बहुत सी चीज़ों को बताया कि संविधान का मूलभूत ढांचा क्या है। आइए हम मूलभूत ढांचे के बारे में समझते हैं कि मूलभूत ढांचा क्या क्या है। इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि मूलभूत ढांचा क्या क्या संविधान में है। या आधारभूत संरचना, आधारभूत संरचना क्या क्या है, सुनिए ध्यान से। विभिन्न निर्णय में न्यायालय ने आधारभूत संरचना के बारे में बताया है। जैसे संविधान की सर्वोच्चता, संविधान सर्वोच्च है देश में, संविधान से ऊपर कोई नहीं है, संविधान के दायरे में रहकर सबको कार्य करना है। तो ये क्या है, संविधान का सर्वोच्चता, ये एक आधारभूत संरचना के अंतर्गत आता है। इसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं हो सकता, इसे कम नहीं किया जा सकता। दूसरा, गणतंत्रात्मक, भारत एक गणतंत्र देश है। गणतंत्रात्मक यह भी आधारभूत संरचना के अंतर्गत आता है। उसके बाद तीसरा है लोकतंत्र, भारत में डेमोक्रेसी है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारतीय प्रस्तावना इसके बारे में बताती है। लोकतंत्र, गणतंत्र, ये भी क्या है, आधारभूत संरचना के अंतर्गत आता है। चौथी चीज़ क्या है, संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द जुड़ा है, जानते हैं आप लोग, यह भी क्या है, एक तरह से आधारभूत संरचना है, इसमें भी संशोधन नहीं किया जा सकता। पंथ निरपेक्ष संविधान की आधारभूत संरचना है। इसे कब माना गया, इसे SR बोम्मई वर्सेस भारत संघ 1994 वाले केस में इसे क्या किया गया, भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना को में शामिल किया गया। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। आइए और चीज़ों को देखते हैं, और कौन सी चीज़ें हैं जो मूलभूत संरचना या मूलभूत ढांचे के अंतर्गत आती हैं। संघात्मक शासन प्रणाली, हमारे यहाँ संघीय शासन प्रणाली है, जैसा कि केंद्र और राज्यों की मध्य शक्तियों का विभाजन है। संघात्मक, हालांकि संघात्मक शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं है, लेकिन एक तरह से इसका जो ढांचा है संघात्मक है। इसका भी किसी प्रकार से संशोधन करके इसे खत्म नहीं किया जा सकता, यह भी मूलभूत ढांचे के अंतर्गत आता है। उसके बाद राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता, इसको भी खत्म नहीं किया जा सकता। आप लोग जानते हैं कि एकता अखंडता के बारे में बहुत अंतर होता है। इसके बारे में मैं जब प्रस्तावना पढ़ा रहा था तो वहाँ पे इसके बारे में बताया था, आप लोग प्रस्तावना वाली क्लास को जाके देख सकते हैं। उसके बाद अगला है कल्याणकारी राज्य। कल्याणकारी राज्य जानते हैं आप लोग, DPSP में इसका उल्लेख, मतलब एक तरह से इसे कल्याणकारी राज्य स्थापित करने का प्रयास किया गया है। इसको भी समाप्त नहीं कर सकते, यह भी मूलभूत ढांचे के अंतर्गत आता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा, उसके बाद इसे यह भी मूलभूत ढांचे के अंतर्गत आता है। विधि का शासन, यह भी मूलभूत ढांचे के अंतर्गत आता है। विधि का शासन अनुच्छेद 14 में है। उसके बाद स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव पर आधारित लोकतंत्र, जो निष्पक्ष चुनाव होता है इससे कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, यह भी मूलभूत ढांचे के अंतर्गत आता है। क्योंकि लोकतंत्र कैसा लोकतंत्र है, यहाँ पर निष्पक्ष चुनाव के माध्यम से लोकतंत्र स्थापित किया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, इसे कब कहा बताया गया था कि ये संविधान का मूलभूत ढांचा है, इसे मिनर्वा मिल्स केस में पहली बार न्यायालय ने बताया कि यह क्या है
कि मूलभूत ढांचे के अंतर्गत है। कौन? न्यायिक पुनर्विलोकन अर्थात जुडिशियल रिव्यू की जो शक्ति है। जुडिशियल रिव्यू न्यायिक पुनर्विलोकन कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में सामंजस्य जो स्थापित किया गया है, संविधान संशोधन करके इसके सामंजस्य को खत्म नहीं किया जा सकता। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। देश में संसदीय शासन प्रणाली है, यह भी क्या है? मूलभूत ढांचे के अंतर्गत आती है। संसद की संविधान संशोधन की शक्ति जो है सीमित है, उसे वह असीमित नहीं कर सकती, इस बात को भी ध्यान रखना है संसद को। उसके बाद यह भी मूलभूत ढांचे के अंतर्गत आती है। संविधान की प्रस्तावना में निहित उद्देश्य, संविधान की प्रस्तावना में जो उद्देश्य है, संविधान का उद्देश्य क्या है, उसके उद्देश्य को बदला नहीं जा सकता संशोधन के माध्यम से, क्योंकि यह भी किसके अंतर्गत आता है? मूलभूत ढांचे के अंतर्गत आता है। उसके बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका जिस प्रकार से स्वतंत्र है उसको किसी तरह से बाध नहीं किया जा सकता, उस पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रह सकते, वह भी क्या है? एक तरह से मूलभूत ढांचे के अंतर्गत आती है। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 141 और अनुच्छेद 142 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्तियाँ हैं उसमें भी संशोधन करके उसे कम नहीं किया जा सकता। कुछ दस्तावेजों में मूल अधिकार आदि जो है उसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। तो दोस्तों ये सब क्या थे? विभिन्न निर्णय में दिए गए कि संविधान के मूलभूत ढांचे क्या है, ये विभिन्न निर्णय में न्यायालय के द्वारा स्पष्ट किया गया, जिसके बारे में ऊपर हम लोगों ने चर्चा की अभी। दोस्तों अब एक प्रश्न आता है, संविधान संशोधन से संबंधित विभिन्न वाद। क्या? संविधान संशोधन से संबंधित विभिन्न वाद। आइए देखते हैं कि संविधान संशोधन से संबंधित विभिन्न वाद कौन कौन से थे, तो इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। पहला है एक चंपाकन दोराइजन वर्सेस मद्रास राज्य 1951, ये भी एक केस है संविधान संशोधन से संबंधित। उसके बाद दूसरा एक केस है, पहला क्या था? चंपाकम दोराइजन वर्सेस मद्रास राज्य 1951। दूसरा है सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान राज्य। कब आया था ये? 1965 में आया था। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। सज्जन सिंह मामले में क्या कहा गया था? सर्वोच्च न्यायालय में 17वें संविधान संशोधन 1964 को चुनौती दी गई, ठीक है। इसी में न्यायालय ने कहा था कि मतलब सज्जन सिंह वाले मामले में कहा था कि संसद मौलिक अधिकार एवं संविधान में संशोधन कर सकती है। क्या कही थी? कि मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स और संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन कर सकती है, ऐसा सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान राज्य 1965 में न्यायालय ने कहा था। ये दूसरा हो गया। अब तीसरा जो मामला है, तीसरा जो वाद है संविधान संशोधन से संबंधित, उसको देखिए। तीसरा है गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य। इसके बारे में आप लोग सुने होंगे, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य। आइए देखते हैं कि संविधान संशोधन से संबंधित क्या बात कही गई थी इस निर्णय में। पंजाब राज्य 1967, इसमें क्या हुआ था कि सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था कि संसद को संविधान और मौलिक अधिकार में संशोधन करने की कोई अधिकार नहीं है। यहाँ पे संशोधन करने से मना कर रही है संसद कि कोई अधिकार नहीं है, उसमें संशोधन नहीं कर सकती। कौन? संसद। न तो संविधान में संशोधन कर सकती है और न ही मूल अधिकार भाग 3 में संशोधन कर सकती है संसद। ऐसा गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य 1967 में न्यायालय ने कहा था। लेकिन एक चौथा निर्णय आता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोगों ने पढ़ा भी है इसे और आप लोग सब लोगों ने सुना भी है। देश की सबसे बड़ी केस कहा जा सकता है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। केरल राज्य 1973। आप लोग जानते हैं कि मूलभूत ढांचे का जो अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था इसी केस में किया गया था पहली बार। उसके बाद इसमें 13 जजों ने अपना फैसला दिया था, जिसमें 7-6 के निर्णय से, बहुमत से इस पर निर्णय लिया गया था। उसके बाद 7 जो जज थे वो पक्ष में थे, 6 विपक्ष में थे। ये संवैधानिक इतिहास में सबसे बड़ी केस मानी जाती है। 13 जज, अभी तक 13 जजों की पीठ किसी भी निर्णय पे नहीं बैठी है। तो दोस्तों किसी भी भाग में इसमें न्यायालय ने क्या कहा कि संसद जो है उस संविधान संशोधन कर सकती है, प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकती है, मूलाधिकार में किसी में भी संशोधन करे,
संशोधन करने की शक्ति है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन कर सकती है संसद। ठीक है, अनुच्छेद 368 इसके अंतर्गत संविधान के किसी भी भाग में या संविधान की प्रस्तावना में संसद संशोधन कर सकती है, लेकिन संसद को ध्यान रहे क्या कि मूलभूत ढांचे में कोई भी कमी या कोई भी परिवर्तन या कोई भी छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। आधारभूत संरचना से कोई भी छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। संसद जो भी संशोधन करेगी उसका न्यायालय जांच कर सकता है। जांच में यदि पाता है कि वह असंवैधानिक है, मूलभूत ढांचे से या आधारभूत संरचना से कोई छेड़छाड़ है, तो उसे उस संशोधन को वहीं पे क्या कर देगी, शून्य घोषित कर देगी, समाप्त कर देगी। दोस्तों, ऐसा निर्णय केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में दिया गया था। तो ये था कुछ प्रमुख वाद। दोस्तों, अब एक बात और आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूँ कि आप लोग जानते हैं कि आए दिन उस समय संविधान में संशोधन हमेशा होते रहते हैं, वर्तमान समय में भी होते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए एक बार क्या एक आयोग की स्थापना की गई थी। किस आयोग की? न्यायिक संविधान समीक्षा आयोग। संविधान, इस आयोग के बारे में आप लोग ध्यान से समझिएगा। संविधान समीक्षा आयोग, इसके बारे में आइए देखते हैं क्या प्रमुख बातें हैं। ये संविधान की समीक्षा करने के लिए इस आयोग की स्थापना की गई थी। इस आयोग की स्थापना कब की गई थी? 22 इसकी स्थापना 22 फरवरी सन 2000 में की गई थी। इस दिन इसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों, संविधान में जो संशोधन बार बार हो रहे थे उसे टुकड़ों में न करके उसकी पूर्ण रूप से न्यायिक समीक्षा कर ली जाए, उसके लिए 2000 में इस आयोग अर्थात संविधान समीक्षा आयोग की स्थापना की गई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष के बारे में आइए देख लेते हैं, कभी कभी प्रश्न पूछता है। इसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति वेंकटचलैया। न्यायमूर्ति वेंकटचलैया, ये न्यायाधीश थे। वेंकटचलैया न्यायाधीश अर्थात न्यायमूर्ति वेंकटचलैया इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। 31 मार्च 2002 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी। किसे सौंपी थी? अरुण जेटली को। अरुण जेटली उसमें क्या थे? 31 मार्च 2002 को रिपोर्ट आई थी इस आयोग की। इस आयोग ने संविधान की समीक्षा करने के बाद क्या रिपोर्ट दी, और ये रिपोर्ट सौंपी थी किसे सौंपी थी? अरुण जेटली को सौंपी थी। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। और कब आई थी? 31 मार्च 2002 को अरुण जेटली को सौंपी थी। तो ये सब फैक्ट्स जो हैं आप लोग याद रखिएगा। और इस आयोग में कुल कितने सदस्य थे? 11 सदस्य। 11 सदस्यीय आयोग था। 11 सदस्य इसमें कुल थे, जिसके अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति वेंकटचलैया। इसकी स्थापना 22 फरवरी 2002 को हुई थी और इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? 31 मार्च 2002 को। और रिपोर्ट किसे सौंपी? अरुण जेटली को। और इसमें 11 सदस्य थे। ये थी महत्वपूर्ण बातें, जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स है संविधान समीक्षा आयोग के। उसके बाद संविधान समीक्षा आयोग की सिफारिशें क्या थी, आइए देखते हैं। क्या सिफारिशें की थी संविधान समीक्षा आयोग ने? सिफारिश, आइए इसके बारे में देखते हैं। पहली सिफारिश थी कि जब अनुच्छेद 356 के तहत विधानसभा को भंग किया जाता है तो उसको भंग करने से पूर्व उसे एक बार संसद में विचार करना आवश्यक होना चाहिए। पहली सिफारिश ये थी। दूसरी सिफारिश थी कि यदि चुनाव में कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं होना चाहिए जिसके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा हो। चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए, अर्थात उम्मीदवार जो होगा उसके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं होना चाहिए, उसे चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं देना चाहिए। ये दूसरा हो गया। तीसरा देखते हैं, आयोग की जो सिफारिश थी कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी का विस्तार किया जाना चाहिए। डीपीएसपी अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, भाग 4 राज्य के नीतिगत तत्व में। उसके बाद चौथा था, जो व्यक्ति दल बदल करता है उसकी सदस्यता रद्द कर देना चाहिए। उसके बाद अगली जो थी वह था कैग का कार्यकाल
घटाकर 5 वर्ष कर देना चाहिए। उसके बाद अगली जो और अंतिम इसकी जो सिफारिश थी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकतम आयु सीमा 68 और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकतम आयु सीमा 65 के बाद सेवानिवृत्त कर देना चाहिए। अर्थात ये सेवानिवृत्त के बारे में बात कर रहा है। तो दोस्तों इन्होंने बहुत सारी सिफारिशों की बात की थी, लेकिन जो प्रमुख सिफारिशें थी उसके बारे में मैं लिख दिया हूँ, क्योंकि कभी कभी सिफारिशें पूछ देता है बड़ी एग्जामों में। बड़ी परीक्षा आप देने जाएंगे तो कभी कभी सिफारिश जो है, जो महत्वपूर्ण सिफारिश होती है, जो हाईलाइटेड होती है, उसका जिक्र प्रश्न में कर दिया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से संविधान समीक्षा के बारे में आप लोग थोड़ा सा जान लिए। और आज की क्लास जो है यहीं पे संपन्न होती है। और आज की क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की क्लास हालांकि काफ़ी लंबी थी, लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को प्राप्त हुई होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग खूब अच्छे से नागपंचमी के इस त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ मनाइए, और ईश्वर करे आज का आपका दिन शुभ हो। आपके लिए जो पर्व है आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ लाए, और आप लोग इसी तरह से त्योहारों को मनाते रहिए और संविधान को पढ़ते रहिए। खूब संविधान को पढ़िए और एक बेहतर नागरिक बनिए। और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, और टेलीग्राम चैनल पर आप जाकर PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। दुर्गेश सर्च करेंगे बिना स्पेस के, तो वहाँ पर आपको टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा। तो दोस्तों आज मैं आपसे अब यहीं से अनुमति चाहता हूँ, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी। वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें, जितने ज़्यादा लोग शेयर करेंगे तो संख्या बढ़ेगी, और संख्या बढ़ेगी तो आप लोग जानते हैं कि इससे एक मोटिवेट हम होते हैं, कि मतलब हमें एक क्या मिलता है, एक जैसे हमें आप कह सकते हैं हम प्रोत्साहित होते हैं आप लोगों को अन्य जानकारी देने के लिए, मतलब अन्य तथ्यों को इकट्ठा करने के लिए हम प्रोत्साहित होते हैं। तो दोस्तों आप लोग इसी साथ हमारे साथ धैर्य से बने रहें। और चलिए तो कल मिलते हैं 11:30 बजे एक नई टॉपिक के साथ, जिसका नाम है भारतीय राज्यों का पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडियन स्टेट। तब तक के लिए मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।